नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर एक खास मेहमान देख रहे हैं जिनसे अभी मैं बात करने वाला हूं। और बीच की स्क्रीन पर, बीच वाले विंडो में वही खास मेहमान डांस करते हुए, कुछ ऐसे फटका लहराते हुए और मंच से लोगों को खुद डांस करते हुए, नचाते हुए, ऐसी कई तस्वीरें स्क्रीन पर आपको दिख रही है बीच के विंडो में। कुछ महीने पहले जब राजस्थान चुनाव कवरेज के लिए मैं गया था, उस चुनाव के दौरान ऐसी तस्वीरें बहुत वायरल हो रही थी। और अब जब राजस्थान में, देश भर में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तब ऐसी तस्वीरें फिर वायरल हो रही है। पहले दौर का चुनाव राजस्थान में हो चुका है, दूसरे दौर का भी प्रचार थम चुका है, कल वोटिंग है। और उससे पहले कई ऐसी तस्वीरें, वीडियो वायरल हो रही है जिस शख्स की, उनका नाम है गोविंद सिंह डोटासरा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, चौथी बार विधायक चुने गए हैं और राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों को लड़ाने की जिम्मेदारी पीसीसी चीफ के नाते गोविंद सिंह डोटासरा की। वैसे तो नेता हैं खांटी, 24 घंटे, लेकिन एक नेता के तौर पर भाषण देते हैं, चुनावी रैलियों में, सभाओं में जाते हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा से मांग जनता की शायद अब ये भी होती है कि एक बार जरा डांस करके, इस तरह से मजमा लगा के किसी गाने पर झूम के दिखाइए। और इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि जहां गोविंद सिंह डोटासरा जाते हैं, सभाओं में, उम्मीदवारों की सभाओं में, नामांकन रैली के दौरान जहां भी गए लोकसभा चुनाव में, वहां डीजे का बड़ा जबरदस्त इंतजाम रहा, साउंड सिस्टम का। क्योंकि जो वहां सामने लोग आए, भीड़ आई, जनता आई, और मंच पर जो थे उन्हें भी पता था कि होना तो अंत में ये है। तो गोविंद सिंह डोटासरा जी, ये जो तस्वीर दिख रही है, हमने आपके पहले किसी नेता का इस तरह से लगातार चुनाव में इस तरह से डांस करते हुए और इस तरह से झूमते हुए, झुमाते हुए नहीं देखा। तो इसका राज क्या है, कैसे सिलसिला शुरू हुआ? उसके बाद हम आगे जरा राजनीति और चुनावी बातें करते हैं। या आपकी इतनी डिमांड होने लगी कि कहीं से एक बार शुरू किया आपने, लक्ष्मणगढ़ में शायद नामांकन के वक्त कार की छत पर आपको डांस करते देखा, और उसके बाद हर जगह से डिमांड आने लगी कि ऐसा ही कुछ हो? जी जी, नमस्कार। सवाल ये था कि जब मेरा नॉमिनेशन था विधानसभा चुनाव में, तो उस नॉमिनेशन के बाद में जो पब्लिक का रिस्पॉन्स था, जो पब्लिक का जिस तरीके से उत्साह से लबरेज थी और मेरे समर्थन में नारे लगा रही थी, और उसी दौरान एक डीजे के ऊपर हमारे लोक देवता तेजाजी महाराज का जो तेजल सुपर डुपर का जो सॉन्ग है वो बजा तो क्योंकि हमारे तेजाजी महाराज आराध्य देव हैं, लोक देवता हैं, तो उनके ऊपर हमारे किसान कम्युनिटी में, उनकी सभी कम्युनिटियों में काफी उनकी मान्यता है, और किसान कम्युनिटी में और ज्यादा विशेष मान्यता है। क्योंकि हम जो किसानी करते हैं, वो जब अपने हल जोतने के लिए जाते हैं तो तेजाजी के भजन गाने के बाद में ही हम लोग शुरुआत करते हैं। तो उसके ऊपर फिर मैंने कार्यकर्ताओं के जोश को देखते हुए हमारे लोक देवता के लिए थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट का वो डांस किया था। और उसके बाद में हर जगह जहां भी मैं जाता हूँ, लोग मेरी बात सुनते हैं, और बात सुनने के बाद उनका ये रहता है कि जो तेजाजी हमारे लोक देवता है, तेजाजी महाराज, उनका सुपर डुपर का जो सॉन्ग है वो चला देते हैं। तो नेचुरली बात है कि हम लोग हमारे लोक देवता के सम्मान में उसको एंजॉय भी करते हैं। और वैसे भी ये जो चुनाव है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, वो एक पर्व है और उसको पर्व की तरह मनाना चाहिए। ये बात एक अलग है कि देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पर्व के रूप में लेना चाहिए, और उनका जो स्पीच होता है वो हमेशा उसके उल्टा होता है। वो उसको पर्व नहीं करके और अपना सत्ता हासिल करने का येन केन प्रकरण उसको हथियार बना लेते हैं। लेकिन हमने उसको एंजॉय किया और लोगों ने उसको अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। लोग, देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से 10 साल में इन्होंने लोगों से जो वादे किए और वो एक भी वादा पूरा नहीं किया, तो अब लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता जो बात करते हैं, राहुल जी जो बात करते हैं, जो इनकी जो घोषणा पत्र है, जिसको हमने न्याय पत्र का नाम दिया है, उसकी बातों को लेकर के और प्रभावित होते हैं। और हमने जो 5 साल काम किया
यहाँ पर राजस्थान में चुनावी बात पर गोविंद डोटासरा जी, मैं चुनावी बात पर आ रहा हूँ। एक सवाल इसी से जुड़ा, चूंकि राजस्थान में जो चुनाव का उत्सव पर्व देखा मैंने विधानसभा चुनाव के दौरान, मैं जब खुद गया था तब, और अभी भी जब ये दूसरे दौर का चुनाव होना है, वोटिंग होनी है, लेकिन पहले दौर के चुनाव के पहले बाद दूसरे दौर के प्रचार के दौरान तो एक बड़ा उत्सव का माहौल मुझे राजस्थान में दिखा। और उस उत्सव में एक रंग, जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवारों के प्रचार में आप गए, गोविंद सिंह डोटासरा ने भी एक रंग जोड़ा। तो ये राजस्थान की खासियत है, ये मैंने महसूस किया। लेकिन एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँ, कहीं ऐसा तो नहीं चूंकि आपका डांस ऐसी ऊर्जा भरता रहा पंडालों में कि बहुत सारे लोग भाषण से ज्यादा इसमें इंतजार करते रहे कि जल्दी गोविंद सिंह डोटासरा मंच पर माहौल बनाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग बात सुनने आते थे, क्योंकि हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ था। हमारी सरकार की योजनाएं हों, चाहे हमारा जो घोषणा पत्र है, जो जिसको हम न्याय पत्र हमने लॉन्च किया है, वो हो, चाहे किसानों के साथ में जो कुठाराघात मोदी सरकार ने वादे करके वादा खिलाफी की, ये सब चीजें लोग सुनने के लिए आते थे। और सुनने के बाद में इसको उत्सव के रूप में, और जो लोक देवता है उसके लिए वो 2 मिनट लास्ट में जो सॉन्ग लगा देते थे। तो जब सॉन्ग आपने डीजे पे बजना चालू हो गया, तो उस लोक देवता के सम्मान में लोगों की इच्छा के अनुरूप आपको जरूर हमने किया है। लेकिन इससे आप देख सकते हैं कि लोग कितना जो काम करता है, जो लोगों के बीच में रहता है, जो अच्छे लोगों के बारे में सोच के अच्छी योजनाएं देते हैं, उनके बारे में कितना रिस्पॉन्स है। ये काम तो कोई भी कर सकता, वो भी कर सकते थे ना, लेकिन नहीं कर पाएंगे, उनके पास में लोग ही नहीं आ रहे हैं। क्योंकि 5 साल 10 साल मोदी जी के नाम से बहुत भीड़ आई, लेकिन उन्होंने जो परोसा वो बिल्कुल कहीं खाली थाली निकली। उसमें परोसने के लिए कुछ मिला ही नहीं, केवल नाम परोसना था। और हमारे पास कंटेंट्स भी थे, हमारे पास मुद्दे भी थे, हमारे पास इनको घेरने के लिए मुद्दे भी थे, और साथ में जनता का हमारे प्रति जो भाव है, उत्साह का, ऊर्जा का जो भाव था, वो सब चीजें मिला करके एक उत्सव के रूप में हमने इसको एंजॉय किया है। मैं समझता हूं कि इसमें हम सफल रहे हैं। और जनता जब तक आपको सपोर्ट नहीं करती, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मैं तो कोई डांसर तो था नहीं, मैंने जिंदगी में कभी डांस किया नहीं। सही कह रहे हैं। अब बहुत सारी बातें आपसे चुनावी बातें करनी है, आपके दावे और जो नतीजे तो 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले जैसे में 12 सीटों पर वोटिंग हो चुकी, 13 सीटों पर कल वोटिंग है। आपके हिसाब से बहुत सारी बातें आपकी राजनीति पर भी करेंगे। जो वहां गुटबाजी होती रही, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, उसमें डोटासरा कहां थे, कैसे संतुलन डोटासरा ने साधा, किस तरह से डोटासरा, अशोक गहलोत और सचिन के बीच वहां राजनीति होती रही, वो उन सारे मुद्दों पर भी थोड़ा हम आगे बात करेंगे। और आप पर लगे उन तमाम आरोपों पर भी बात करेंगे, और इस पर भी कि राजेंद्र राठौर से आपकी तूतू मैमा या इतनी तुकबंदी कैसे होती है, और दोनों तरफ से ऐसी बयानबाजी उस पर भी। लेकिन जरा पहले चुनाव की बात कर ले। पहले दौर की वोटिंग हो चुकी गोविंद सिंह डोटासरा साहब, दूसरे दौर की होनी है। आज आप क्या कहने की स्थिति में है कि राजस्थान में, जिस राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी और उसके गठबंधन ने पिछले चुनाव में 2019 में जीत ली थी, इस बार आपको क्या लग रहा है? जीरो आपका 2014 में भी जीरो कांग्रेस थी, 2019 में भी जीरो थी। अब देखिए, जो पहला फेज था 12 सीटों का, उसमें तकरीबन 9 सीटों पे तो हम क्लियर हैं, और 3 सीटों में हम कंटेस्ट में हैं। तो मैं समझता हूं कि आप गंगानगर को ले लीजिए, चाहे आप चूरू को ले लीजिए, आप झुंझुनू को ले लीजिए, आप सीकर को ले लीजिए, आप अलवर को ले लीजिए, जयपुर ग्रामीण को ले लीजिए, आप दौसा को ले लीजिए, आप भरतपुर को ले लीजिए, जो आप करौली सवाई धौलपुर को ले लीजिए, उनमें सब में हम प्लस है, और बीजेपी हार रही है। जयपुर शहर हम कंटेस्ट में मानते हैं, बीकानेर हम कंटेस्ट में मानते हैं। तो ये 2-3 सीटें हैं जिसमें हम कंटेस्ट में हैं, बाकी तो हम प्लस में हैं, नागौर हम प्लस में हैं। तो मैं समझता हूं कि पहले फेज की तो स्थिति ये है कि 2-3 सीटों पे बीजेपी से हम कंटेस्ट में हैं, बाकी हम ये कुछ ज्यादा हो गया। हालांकि पीसीसी चीफ है, आपका दावा कहने का बनता है, आप कह सकते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा हो गया ना। 2-3 सीट में कंटेस्ट में है। बीजेपी कौन सी सीट है? नहीं, वो ज्यादा इसलिए हो गया ना, वो 400 पार के नारे दे रहे हैं ना, तो लोगों को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन लोग भ्रमित हुए नहीं। तो 400
पार और 25 सीटें पूरी की पूरी बीजेपी जीत रही है, यही तो मोदी जी और मोदी जी की टीम बोल रही है। इसलिए लोगों में कि भाई ये परसेप्शन बन जाए कि हम तो सब जीत रहे हैं, आप चुनाव लड़ो ही मत, और कुछ थोड़ा थोड़ी भी उन्होंने की, तो उससे परसेप्शन बना रहे हैं। बाकी हकीकत जनता में ये है कि मोदी जी की किसी भी बात से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। मोदी जी के 10 साल की कोई गवर्नेंस कोई सराहना नहीं हो रही है, और मोदी जी ने जो वादे किए वो भी वादे पूरे नहीं हुए। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि जो वोटिंग हुआ है और जो कम वोटिंग हुई है, इससे मान लो कि राम मंदिर के नाम से इनको कोई वोटिंग में 1% भी फायदा नहीं मिला। इनको जो ये वादे कर रहे थे कि हम देश को वहां ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे और पता नहीं क्या कर देंगे, वो नहीं। तो सब लोग समझते हैं कि ये सीए का 4 साल बाद में क्यों लेके आए हैं, महिला आरक्षण का जो बिल है वो ला करके ये 4 साल 5 साल 7 साल कब लागू होगा, उसको आधर में कैसे छोड़ा है। और यहाँ किसानों के बीच में आकर के, चूरू में आकर के, और मोदी जी ये कहते हैं कि हमने 370 हटा दी, इसलिए हमारे जो नौजवान हैं वो जहां सेना में बैठे हैं बॉर्डर के ऊपर, उनके लिए हमने 370 हटा दी। तो ये तुक नहीं है ना, 370 हटा दी तो क्या हमारे सेना के नौजवानों को वहां पर आप फ्री में कोई उद्योग धंधे लगा के दे रहे हो, कोई जमीन दे रहे हो, कि आप क्या दे रहे हो? यहाँ आप कीजिए, किसान की आमदनी दुगुनी करने का आपने वादा किया था। यहाँ आप बात कीजिए, जो अग्निवीर आपने बना दिया वो अग्निवीर की बात कीजिए। हाँ, यहाँ आप एमएसपी की बात कीजिए। तो मतलब इनका जो संतुलन है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया है। तो मैं समझता हूं कि जो स्थितियां बनी हैं और जो वोट परसेंटेज जो कम हुआ है वो कांग्रेस को फायदा दे रहा है, इंडिया गठबंधन को फायदा दे रहा है। चलिए, इसका पक्के तौर पर पता 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जैसे कल जो 13 सीटों पर वोटिंग है गोविंद डोटासरा साहब, उसमें से 7 सीटें ऐसी है जहां बीजेपी पिछली बार 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीती। 5 सीटें ऐसी है जहां 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीती। उसमें चित्तौड़गढ़ है जहां 5,73,000 वोट से जीती। भीलवाड़ा है 6 लाख से जीती बीजेपी, पिछली बार की बात करो। राजसमंद है 5,51,000 से जीती। अजमेर 4,16,000 से जीती। पाली 4,81,000। झालावाड़ तो परंपरागत सीट है। उदयपुर 4,37,000। तो ये बीजेपी बहुत जबरदस्त मार्जिन के साथ जीती हुई सीटें। पहले दौर में भी कई सीटें जो शेखावटी इलाके में भी और भी। तो ये मार्जिन, और इसके बीच हुआ ये कि पहले दौर में वोट शेयर 6 से 7%, 8% कम हुए। उसको कांग्रेस नेता या आप लोग अपने पक्ष में बता रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हो सकता है मार्जिन कुछ कम हो जाए क्योंकि बहुत ज्यादा फासला था। नहीं, बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं ना, मुख्यमंत्री भजन लाल जी कह रहे हैं 5 लाख से हर सीट जीत रही है, 25 की 25। तो फिर वो किस आधार पे कह रहे हैं? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछला जो चुनाव था वो सर इस बात का चुनाव था कि बालाकोट, पुलवामा और एकदम अंधेरे में रख करके राष्ट्रवाद के नाम से, देश के नाम से, दुश्मन के दांत खट्टे करने के नाम से, सेना के शौर्य के पीछे छुप करके और उन्होंने अपना खेल खेला। और लोग बाग जो नौजवान हैं, युवा हैं, और देश के लोगों ने कहा नहीं भाई देखिए पाकिस्तान ये कर रहा है और हमारे लोग शहीद हो गए और मोदी जी ये जो है वो इनको मजा चखा देंगे, ये कर देंगे, दांत कट्टे कर देंगे, घर में घुस करके मार रहे हैं, हमको सबको देश के साथ होना चाहिए। तो देश के नाम से और राष्ट्रवाद के नाम से और देश प्रेम के नाम से सेना के शौर्य के पीछे छुप करके वोट ले गए। एक कारण ये रहा। दूसरा, उस वक्त डोटासरा साहब माफ करें बीच में रोक रहा हूं, उस हिसाब से देखेंगे तो 2014 में भी 25 की 25 सीटें बीजेपी जीत गई थी। तब तो बालाकोट और सेना 2025 में तो मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार को उन्होंने कितना बदनाम किया, और 2014 में कितना बदनाम किया। कहां से ये लेकर के जो है वो 2G स्पेक्ट्रम लेके आए, कोलगेट लेके आए, काल्पनिक मुद्दे बनाए, निर्भया कांड हुआ, कैसे केजरीवाल जी आए, कैसे अन्ना हजारे आए, कैसे बाबा रामदेव आए, कितने लोगों का प्रयोग किया गया और एक उम्मीद जगाई कि किसान की आमदनी दुगुनी करेंगे, काला धन लाएंगे, सबको भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे। और देश के प्रधानमंत्री के तौर पे जैसा उन्होंने भाषण ठोका, मैं समझता हूँ लोगों को ये लगा कि भाई ठीक है, मनमोहन सिंह जी को 10 साल दिया लेकिन
हम लोग इनको देखेंगे, इनके वादों में जो है वो हमें लग रहा है, इनमें दम लग रहा है। तो एक उम्मीद का चुनाव था और एक क्रेज बन गया था, क्योंकि 3 बार के वो प्रधानमंत्री थे और जो अडानी जी और अंबानी जी जो इनके गुजरात के जो मित्र थे, जो कॉर्पोरेट लॉबी थी, उन्होंने जम करके पैसा दिया। तो जो पैसा आया और जो नरेंद्र मोदी जी का स्पीच रहा, उससे लोगों में, युवाओं में और खासतौर से किसान ने एमएसपी मान ली, किसान ने कर्जा माफ मान लिया, किसान ने कहा नहीं हमारी आमदनी दुगुनी कर देंगे। तो आशा और उम्मीद और जो धनबल का जो प्रयोग किया गया, उसके आधार पे हुआ दूसरा चुनाव, जो सेना के शौर्य के पीछे छुप करके उन्होंने ले लिया। वास्तविकता तो अब पता चल रही है कि 10 साल में मोदी जी केवल मन की बात करते रहे, काम की बात नहीं की, और ये तो हिंदू मुस्लिम करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इनको देश के संविधान से कोई मतलब नहीं, देश की 36 कौमों से इनको मतलब नहीं, किसान से इनको लेना देना नहीं, गरीब से लेना देना नहीं। ये पहले भाषण में भी यही कह रहे थे देश के प्रधानमंत्री, इतने करोड़ लोगों को घर दे देंगे। आज भी वो इतने करोड़ लोगों की घर देने की बात कर रहे हैं। उस वक्त भी ये कह रहे थे कि हम जो है वो किसान को मालामाल कर देंगे, 15-15 लाख रुपए तो हर के खाते में डाल देंगे। तो ये जो चीजें थी वो नए लोगों को लगा कि भाई देखिए ये जो कह रहे हैं, अगर ये करेंगे तो हम इनको भी एक बार आजमा के देख लेते हैं। तो एक चुनाव उनके आजमाने का हो गया, उनके वादों का हो गया। दूसरा चुनाव राष्ट्र के नाम से, राष्ट्रवाद के नाम से, देश प्रेम के नाम से, सेना के शौर्य के पीछे छुप करके उन्होंने ले लिया। अब तीसरे चुनाव में हकीकत आ गई और लोग तो प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की जो है वो सभाओं में लोग आ रहे हैं, जबकि नितिन गडकरी जी और अमित शाह जी के रोड शो में 1000, 1200, 1500 आदमी नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हो दूसरा नेता तो भाई मोदी जी की तो सभाएं जो तस्वीर दिख रही है उसमें दिख रहा है कि लोग बहुत जुट रहे हैं। और अभी ज्यादा दिन तो नहीं हुए ना, गोविंद डोटासरा साहब जब बीजेपी ने सत्ता हासिल की 3 दिसंबर को ही तो नतीजे आए थे। हाँ बिल्कुल, सत्ता हासिल जो की थी उसमें भी वही 2000 जीवी से लेकर सारी धरी रह गई और बीजेपी ने सत्ता पर कब्जा किया। बिल्कुल ठीक बात है। परसेप्शन बनाने में बीजेपी मास्टरमाइंड है। बीजेपी परसेप्शन बनाने में इतनी जबरदस्त उनकी मास्टरी है कि आप समझ सकते हो आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर के यहाँ जो माहौल बनाया, और माहौल बना के आपने देखा, एक बात बताऊंगा मैं, आप उदाहरण देख लीजिए कि देश के प्रधानमंत्री आकर के यहाँ कहता है कि पेट्रोल यहाँ पर एक लीटर पेट्रोल जो है वो हरियाणा से 12 रुपए महंगा मिलता है, और प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार लूट रही है लोगों से, और हमारी दिसंबर में सरकार आते ही हम इसको हरियाणा के बराबर पेट्रोल का प्रति लीटर का भाव बराबर कर देंगे, ये 12 रुपए लोगों को दे देंगे, महंगाई कम होगी। आप बताइए 2-2.5 रुपए हुआ, 10 रुपए आज भी फर्क है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना की बात कर रहे थे, आज वो एमओयू कहाँ है ईआरसीपी का, वो हवाई हो गया। पीकेसी पता नहीं क्या क्या ले आए, वो कब पीकेसी, कब वाजपेयी जी नदियों को जोड़ने की बातें कर रहे थे, आज तक तो कोई नदी जुड़ी नहीं है, ये कहां से नदियां जोड़ देंगे। तो मैं समझता हूं कि, और दूसरा हिंदू मुस्लिम किया कि साहब वहां पर तो कन्हैया को जो है वहां पर तो 5 लाख दिया, और जयपुर में एक मुसलमान को 50 लाख दिया, जबकि वहां पर 50 लाख और 2 व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी गई, और ये 50 लाख रुपए यहाँ दिए गए। और पेपर लीक राष्ट्रीय समस्या थी सर, और राष्ट्रीय समस्या को इस तरीके से कर दिया कि साहब राजस्थान तो पेपर लीक करवा रहा है, इसमें बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए लोग ला रहे हैं, मेरे पे भी आरोप लगाए। मुख्यमंत्री आपने खुद छेड़ दिया, पेपर लीक में आने वाला था, खुद छेड़ दिया पेपर लीक के तो आरोप आप पर लगे। कलाम जो इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, उससे रिश्ते के आरोप लगे आप पर। चुनाव के दौरान ईडी के छापे पड़े, आपके परिवार से जुड़े लोगों पर छापे पड़े, ये आरोप तो सीधे आप पर लगा डोटासरा साहब। भाई मेरे खिलाफ, आप मेरी बात समझिए सर, पेपर लीक, शिक्षा मंत्री कभी पेपर नहीं बनाता है, शिक्षा मंत्री कभी पेपर लीक कर ही नहीं सकता। इंडिपेंडेंट स्वायत्तशासित संस्था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है उसको रीट का जिम्मा दिया गया था, वही पेपर बनाती है, वही मॉडरेट करती है, वही प्रिंटिंग प्रेस का करती है, वही उन्हीं की गोपनीयता रहती है, उन्हीं के लोग रहते हैं, वही अपॉइंटमेंट करते हैं। मंत्री का क्या लेना देना होता है साहब? मंत्री का कोई लेना देना नहीं होता, मुख्यमंत्री का कोई लेना देना नहीं होता। परसेप्शन बनाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि जब वसुंधरा जी की सरकार थी तो 11 पेपर लीक हुए, तो क्या वसुंधरा जी और उसके मंत्रियों ने पेपर लीक कराए थे?
क्या आज देश के अंदर, कल उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस का पर्चा लीक हुआ, गुजरात में पर्चा लीक हुआ, हरियाणा में पर्चा लीक हुआ, पंजाब में पेपर लीक हुआ, तो क्या मंत्री या मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगे हैं क्या? ये एक गिरोह है जो पूरे देश में, चाहे वो सेंटर की जो परीक्षाएं हैं वो हो, चाहे स्टेट की परीक्षाएं हो, सब में करते रहते हैं और पकड़ते रहते हैं। हमने जो कानून बनाया 1 करोड़ रुपया जो उसका जुर्माना होगा, आजीवन कारावास का, इन्होंने तो सेंटर में अब जाकर के मोदी जी ने बनाया है 1 साल का कारावास की बात है, और शायद बहुत कम 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए कितना जुर्माने की बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये राष्ट्रीय समस्या थी, इसको हमारे माथे ठोक करके उन्होंने लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया। 4 महीने से इनकी इनकी डबल इंजन की सरकार है। अगर हमने चोरी की होती तो हमको पकड़ते नहीं गए। तो क्या हुआ? पटकने वालों को पूछो, मेरे से तो कोई पूछताछ हुई नहीं, मेरे घर की सर्च की गई, सर्च करके चले गए, तो मुझे तो कभी कोई बयान लिया नहीं, मुझे तो कुछ पूछा नहीं। अब पूछेंगे तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो उनको पूछना पूछेंगे तो बताएंगे। जो डाक्टर साहब, अभी मैं देख रहा हूँ जो मदन दिलावर हुआ शिक्षा मंत्री, उनका बयान अभी 4 दिन पहले का बयान है, जिसमें मदन दिलावर ने कहा है, जोधपुर में बयान दिया है उन्होंने कि पेपर लीक में गहलोत डोटासरा जेल जाएंगे, और उन्होंने कहा मैं अशोक गहलोत से कह रहा हूँ कि राजस्थान की जेल में आपका नुकसान होगा तो आपको तिहाड़ में रखेंगे और आपको जेल भेजेंगे। आप बताइए, मदन दिलावर राजस्थान के डीजीपी हैं, एसओजी के हेड हैं, एसीबी के हेड हैं, क्या देश के गृह मंत्री हैं, क्या वो जो ईडी है उसके डायरेक्टर हैं? वो तो बकवास करने के लिए पैदा हुए हैं। उनको तो छोड़ा ही इसलिए गया है कि आप बकवास करो, चाहे जो बोलो, आपके ऊपर कोई जो है ना वो नहीं है। आप बताइए, 4 महीने से वो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा के ऊपर उन्होंने 1 मिनट और 1 सेकंड अगर कोई एक बात की हो तो उसको उस बात का मैं जवाब दूं। वो चाहे जो मनमर्जी है जिसको कहते हैं, उनके क्या बात करूं मैं? अगर इसी को शिक्षा मंत्री रखे ना ये भारतीय जनता पार्टी, अगर 15 सीटें इस राजस्थान में आ जाएं तो मुझे आप उनको टेलीफोन कर देना कि गोविंद डोटासरा की राजनीतिक समझ जो है वो ज्यादा बढ़िया नहीं है। आप बताइए, देवी के हाथ जोड़ के कहते हैं कि आपने कहा कि राजस्थान में बीजेपी को अगर 15 सीटें आ जाए, मतलब आप 14-13 तक मान रहे हैं कि आ सकती है सीटें? नहीं, ये मदन दिलावर को रखे तो सही, इसको शिक्षा मंत्री रखें। इनको शिक्षा मंत्री इसलिए नहीं बनाया कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, इनको शिक्षा मंत्री इसलिए बनाया है कि आरएसएस के हैं और इनको जो है वो नफरत फैलाने का काम करना है, चाहे जिसके खिलाफ उजूल बोलना है। मुख्यमंत्री कोई बोले, गृह मंत्री कोई बोले, कोई एसओजी का हेड बोले, एसआईटी बनाई उसका हेड, अगर कोई हम पे कोई बात रखे, कोई हमको बुलाए, हमको पूछताछ करे, हमारे खिलाफ कोई सबूत हो तो कोई चर्चा करे। ये तो बात नहीं चल रही। उस पर क्या होगा, बात लंबी हो जाएगी, जिस पर मैं अभी बहुत करना नहीं चाहता था, क्योंकि बहुत बार ये इस पर बात आपसे इंटरव्यू किया जा चुका है, बहुत बार आप अपनी बात कर चुके। आपकी मधु को लेकर सवाल है, रीट एग्जाम को लेकर सवाल है, बीजेपी के नेता लगातार आरोप लगाते रहे, आपके बारे में कहा जाता रहा, जो वहाँ बीजेपी के नेता कहते रहे पति कैसा भी हो, ससुर हो तो गोविंद डोटासरा जैसा, और शायद राजेंद्र राठौर के हवाले से ये बातें कही जाती है। आरोप लगते रहे आप पर, उसका परिणाम मिल गया ना उनको। आज कहीं के नहीं रहे वो। ये जो पर्सनल झूठे एलिगेशन लगाने से उनकी राजनीति खत्म हो गई। आप समझो इस बात को। ये जो किसान कम्युनिटी जो इकट्ठा हुई है कांग्रेस के पक्ष में, उसमें एक बहुत बड़ा कारण भी राजेंद्र राठौड़ का ये अनर्गल बयानबाजी और व्यक्तिगत छींटाकशी है, इसमें कोई शक नहीं है। आप बताइए, जो 2016 में मेरा बेटा अगर आरएस बनता है अकाउंट सर्विस में, तो बीजेपी का शासन था, तो क्या बीजेपी के शासन में वसुंधरा जी मेरे को पेपर दे रही थी? क्या मैं इंटरव्यू ले रहा था उनका? इनको थोड़ी बहुत भी शर्म आनी चाहिए कि आप किस तरीके के लांछन लगा रहे हैं। जिस लड़की को हम जानते नहीं 2020 से पहले, 2020 में सबसे पहले जो ओटीएस के अंदर जब ये ट्रेनिंग करने लगे तब हमारी जानकारी हुई, उस बच्ची के बारे में ये कह रहे हैं कि मैंने बना दिया उनको। तो आप समझिए कि इनकी सोच देखिए
ये केवल झूठा परसेप्शन बना करके एक बदनाम एक माहौल खराब करने की इन्होंने चेष्टा की, क्योंकि मैं स्ट्रांगली आरएसएस के खिलाफ हूं। मैं आरएसएस की विचारधारा को पूरी तरीके से जो है वो कंडेम करता हूं, क्योंकि वो केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं, कभी भी वो भले के लिए, किसी के विकास के लिए, अच्छे के लिए काम नहीं करते हैं। इसलिए वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बाकी आप बताइए, 4 महीने से डबल इंजन की सरकार है, अगर मैंने कहीं गड़बड़ किया होता, मेरे बेटे ने, मेरे बहू ने, या मेरे कोई मित्र ने, कोई मेरा समझी अगर कोई गड़बड़ करता, तो ये इतने 600 650 लोग पकड़े गए, तो क्या उसमें गोविंद डोटासरा का कोई आदमी नहीं आता क्या? ये इन्हीं के लोग क्यों पकड़े जाते? गोविंद डोटासरा जी, जो लोग पकड़े गए रीट में और पर्चा लीक में, उससे आपके कनेक्शन की बात तो कही जाती है, कलाम इंस्टीट्यूट से लेकर सब। कहाँ? तो कलाम में क्या? पहली बात, मेरा कलाम से लेना देना नहीं, उनका कोई मेरा लेना देना नहीं, कभी लेना देना नहीं रहा। और आप बताइए, यार उसमें भी क्या निकला, आप बताइए, उनमें से कोई आदमी गया है क्या? ये तो इन्होंने क्या किया, मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, आज की तारीख में भी नहीं है, केवल ये परसेप्शन बनाने के लिए, बदनाम करने के लिए सब ये षड्यंत्र रचा गया। और बीजेपी के नेताओं ने जाकर के एप्लीकेशन देकर के किन्हीं लोगों से और ये परसेप्शन बनाने की चेष्टा की, उनको इनको नुकसान हुआ, इनके झूठ बोलने का इनको नुकसान हुआ, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे कोई दूसरे हो। आज शेखावाटी के अंदर या राजस्थान में कहीं पूछ लीजिए, मैं जब शिक्षा मंत्री था, एक किसी की चाय हमारे यहाँ नहीं पी जाती थी। ईमानदारी के साथ में हम फैसले करते थे, नवाचार किए, इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली, हमने पदोन्नति की, रूल्स में संशोधन किए। और ये क्या कर रहे हैं, वहां से बैठे बैठे मैं प्राइवेट स्कूलों की ड्रेस एक जैसी कर दूंगा। भाई कर दो, तो कौन मना कर रहा है? प्राइवेट का करके तो बताओ, आप प्राइवेट की जो है वो ड्रेस और सरकारी की ड्रेस, आप कांग्रेस का पाठ्यक्रम वापिस बदल दूंगा, तो कांग्रेस का पाठ्यक्रम थोड़ी शिक्षा मंत्री को ये पता नहीं कि एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है जो भारत सरकार का उपक्रम बनाता है और पूरे देश में लागू रहता है। तो इनको कुछ पता ही नहीं है सर, ये तो केवल झूठ बोल बोल के 2 बार केंद्र में सत्ता ले ली। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ठीक पहले चुनाव के वक्त ही ईडी ने छापे मारे आपके घर पर, परिसर पर या परिजनों पर, उससे आपको फायदा हो गया। मेरे वो 100% इसलिए फायदा हुआ कि ये जो परसेप्शन बनाने की चेष्टा कर रहे थे कि हम लोग गड़बड़ हैं, वो परसेप्शन खत्म हो गया। हम बिल्कुल ईमानदार निकले, हमारे ऊपर कोई आरोप साबित नहीं हुआ, आज की तारीख में भी नहीं है, छापे में कुछ मिला नहीं, तो सारी चीजें क्लियर हो गई जनता के सामने, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लेकिन पर्चे लीक तो 16 बार हुए ना, 16 बार पर्चे लीक तो हुए 5 साल में, और ये तो बहुत बड़ा कलंक राजस्थान सरकार के माथे पर तो है। आप बताइए, तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी जी के खिलाफ कलंक नहीं है? जो 55 लाख पुलिस की भर्ती का पर्चा लीक हुआ, क्या केंद्र की सरकारों के खिलाफ कलंक नहीं है? जहां पर केंद्र की जो एजेंसियां हैं, जो उपक्रम है, उसके ऊपर पेपर लीक हो रहे हैं। क्या हाईकोर्ट का पेपर लीक हुआ? पहले 11 पेपर लीक हुए, 32 में से जो है वो 11 एफआईआर तो 22 एफआईआर तो बीजेपी के समय की हैं, तो क्या इनके कलंक नहीं हुआ था? ये देखिए, ये गिरोह है जो पूरे देश में हर स्टेट में काम करते हैं, इनको रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, हमने भी की, कानून भी बनाए, लेकिन उस वक्त हो गया वो पर्चा लीक। तो क्या गोविंद डोटासरा ने शिक्षा मंत्री रहते हुए पेपर बांटे हैं क्या? बताइए, मेरा एक रिश्तेदार टीचर नहीं बना, मेरी इतनी बड़ी रिश्तेदारी है, एक सिंगल टीचर नहीं बना, तो क्या पेपर में अफगानिस्तान में बेच के आया था लेकर के? ये तो सब कोरी बकवास की बातें हैं। परसेप्शन बना करके इन्होंने सत्ता लूट ली, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री अगर अपने मंच से देश का प्रधानमंत्री ये बोले कि यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, और आज उत्तर प्रदेश में जाकर के भाषण दे रहे हैं क्या वो कि पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, योगी जी आप हटो यहाँ से, वो तो कह रहे हैं 2029 में भी योगी जी को बढ़ाएंगे हम दोबारा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल्फ परसेप्शन बनाने का काम करते हैं, हकीकत में जो समस्या है उसके समाधान में इनका कोई दिलचस्पी नहीं है। अब वापस लौटते हैं, चूंकि पर्चा लीक पर आप बहुत बार बोल चुके हैं, 50 बार शायद आपने इंटरव्यू दिया होगा बीते 6 महीने में, बहुत सारी चीजें सब रिपीट हो रही है। अब वापस मैंने बीजेपी को चैलेंज भी किया है, कि आपके डबल इंजन की सरकार है, अगर हमने कोई गड़बड़ की है तो आप तुरंत गिरफ्तार करो और तिहाड़ जेल में डालो। मैंने इनको चैलेंज भी किया है। नहीं, वो तो चैलेंज आपने किया तो मदन दिलावर ने कही दिया कि आपको तिहाड़ में डाल सकते हैं। क्या कह दिया? मदन दिलावर कोई डीजीपी है क्या?
और मदन दिलावर फिर घूम क्यों रहा है मेरे को पकड़ने के लिए? वो कुछ फाइलें आपकी खोजेंगे, खुलेगी और उसके बाद उसके आधार पर तो पहले नहीं कहना चाहिए ना, पहले नहीं कहना चाहिए, वो खोल करके और फिर उसके सामने, आपके सामने रखें, आप जो बुद्धिजीवी पत्रकार हैं उनके सामने रखें, ये देखो साहब गड़बड़ है, तब तो कोई समझ में आती है बात। वो तो धूल में लट चलाए जा रहे हैं, उसका क्या करो आप बताओ। लेकिन आप भी जो तर्क दे रहे हैं डोटासरा साहब, जिसमें आप कह रहे हैं यूपी में हुआ, गुजरात में हुआ, परचालिक सब जगह हुआ, तो ये तर्क भी बेमानी है ना कि सब जगह चोरी हो रही है। नहीं, मैं ये आप पड़ोस वाले चोरी, उनके यहाँ चोरी हुई, मैं ये तर्क नहीं दे रहा हूं सर अजीत अंजुमन साहब। मैं ये कह रहा हूं कि क्या पेपर लीक होने का मतलब ये थोड़ी है उसका मंत्री और मुख्यमंत्री पेपर लीक कराता है और वो जेल में जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं पेपर लीक नहीं होना चाहिए एक भी, लेकिन अगर हो जाता है, अपराध घटित हो जाता है, तो अपराधी को पकड़ करके उसको सजा तक पहुंचाओ और आगे वो इस तरह का अपराध नहीं हो, ये पुख्ता व्यवस्था करो, कानून बनाओ, जो काम हम कर रहे हैं। मैंने वो संदर्भ इसलिए दिया कि क्या योगी ने पेपर लीक कराया क्या पुलिस का? क्या मैंने पेपर थोड़ी लीक कराया? लीक से वापस पॉलिटिकल उस पर आते हैं। ये बताइए राजेंद्र राठौर से आपका रिश्ता क्या है? इतना तू मैं इतनी बयानबाजी, अभी राजेंद्र राठौर का कल ही या परसों फिर देख रहा था आपको, आप पर तंज करते हुए, जो बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से, कि उन्होंने कह दिया कि भले ही मैं चुनाव हारा लेकिन मैंने 7 चुनाव जीते हैं, मुझ तक पहुंचने के लिए डोटासरा को अभी 4 चुनाव और जीतने पड़ेंगे। ये अक्सर आप दोनों की तंज की, तू मैं के जो ऑडियो वीडियो और ट्वीट आते हैं, तो लग रहा है जैसे पिछले जन्म की कोई लड़ाई हो, एक दूसरे की जमीन जोत ली हो दोनों ने। ऐसा कुछ नहीं है। राजेंद्र जी राठौड़ अपनी पार्टी के बहुत सीनियर मोस्ट नेता हैं, वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, 7 बार उन्होंने चुनाव जीता भी है, और जो जनता के बीच में रहता है वही चुनाव जीतता है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। राजेंद्र राठौड़ जी से गलती ये हो गई कि वो बड़े नेता बनने के चक्कर में, अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में वो पर्सनल बेवजह जो है अनर्गल आरोप लगाने लग गए। और जो आप कह रहे हो ना, वो ऐसा डोटासरा जैसा ससुरा देना, कौन सी चक्की का आटा खाया, और वो उस चक्कर के अंदर बह गए, और पता नहीं उनके किसी शुभचिंतक ने क्या राय दे दी होगी, नहीं दे दी होगी, कि वो बैठते बैठते इतना बैठ गए कि खुद ही जो सारी रेस उससे बाहर हो गए। तो मैं समझता हूं कि मेरा कोई उनसे व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, मैं बहुत आदर करता हूं। अभी 2-3 दिन पहले उनका जन्मदिन था, मैंने उनको ट्वीट करके बधाई दी है। जब राजस्थान की विधानसभा में बैठते थे, अच्छे संवाद होते थे, लेकिन बधाई में भी आपने कुछ तंज किया? नहीं, कोई तंज बधाई में क्या है, दीर्घायु हो, 100 साल हो, यही होता है और क्या होता है, और आपको स्वस्थ रखे, तो बधाई में कोई तंत्र नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, राठौर जब तक है हमारा काम चलता रहेगा, ऐसा कुछ कर दिया था आपने? नहीं, बधाई में उसमें नहीं कहा, ऐसे तो मैं रोजाना ही कहता हूं कि वो उनकी जो शैली है वो बरकरार रखें। तो मैं समझता हूं कि आप तो क्या बरकरार रखेंगे, समझ के बाहर की बात है। वो किस दशा में, कहां पार्टी में वापस स्टैंड कर पाएंगे, कहां आ पाएंगे, कैसे, क्योंकि राज्यसभा उनको नहीं दी 7 बार जीते हुए को, उनको लोकसभा नहीं दी, राजसमंद से मांग रहे थे, विधानसभा में जो हुआ सो हुआ ही, जो भी हुआ। तो मैं समझता हूं कि अब वो कहाँ, पूनिया जी को तो फिर भी एक प्रभारी बना करके एक स्टेट दे दिया, इनको तो न यहाँ जिम्मेदारी दी न दूसरे स्टेट में दी, तो बड़ा टिपिकल लग रहा है। लेकिन ये मैं मानता हूं कि राजेंद्र जी राठौड़ में वास्तव में वो काबिलियत है, वो उनमें गट्स हैं कि वो जनता के बीच में रह करके 7 बार कंटिन्यू जीतना कोई छोटी बात नहीं है। तो उनसे जो चीज सीखने की होती है वो हम सीखते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कोई उनका हर बात का विरोधी नहीं। आपने कोई ऐसा भी बयान दिया है, सौगंध खा कर आया हूं कि राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ अब कुछ नहीं बोलूंगा, ये सब भी होता है? नहीं, वो उन्होंने इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने उससे पहले ये कहा कि मैं आज के बाद में कोई भी ऐसा आरोप नहीं लगाऊंगा उनके ऊपर जिसका प्रमाण मेरे पास नहीं हो। तो मैंने कहा फिर मैं भी ऐसा कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, जब तक आप कोई आरोप लगाओगे तो मैं भी प्रमाण के साथ
में ही आपके ऊपर आरोप लगाऊंगा। तो एक जगह वो स्टैंड हो गए, वो जो मैं उनको बार बार कह रहा था कि आप पर्सनल बेवजह अनर्गल आरोप मत लगाइए, बच्चों तक मत जाइए, बच्चों के आप बताइए जो टैलेंटेड बच्चे हैं जो पढ़ते हैं उनके ऊपर आप बेवजह सवाल उठाते रहोगे, ये तो फेल होके पास हुए हैं, ये तो पेपर लीक से पास हुए हैं, इनको किसने बना दिया, इसका पिता या इनका ससुर जो है वो नेता था इसलिए बन गया। तो ये उन जैसे नेता के लिए शोभा नहीं देता था और नहीं देता है। इसलिए मैंने कहा था कि आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो, बेवजह अनर्गल आरोप लगा रहे हो, और जब वो नहीं माने तो जनता ने मना दिया। तो अभी आप लोगों के बीच युद्ध विराम नहीं है, टेम्पररी है 24-48 घंटे का, फिर कुछ अगर मेरा ऐसा मानना है कि वो जिस दिन भी मेरे ऊपर कोई आरोप अनर्गल लगाएंगे मैं उसका पूरा जवाब दूंगा। वो तथ्यों के साथ अगर कोई आरोप लगाएंगे तो मैं तथ्यों के साथ उसका रिप्लाई दूंगा, और मेरे पास उनके खिलाफ कुछ होगा तो मैं बाकायदा फाइल, तथ्य, कागज पत्तर सब कुछ लेकर के ही बयान दूंगा, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी और उन्होंने उसका एंड कर दिया कि बिना तथ्य में कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, तो बात खत्म होगी। हम तो यही कह रहे थे बार बार कि आप तथ्य हो तो आरोप लगाओ, बिना तथ्य आरोप मत लगाओ। चलिए अब चुनाव पर लौटते हैं जी, कि इस चुनाव में जैसे आपने कहा कल वोटिंग है, 4 को नतीजे आएंगे। एक बार फिर से वही रिपीट करता हूं, आपकी आज की तारीख में जैसे बीजेपी हर जगह 25 का 25 बोल रही है, यूपी में 80 का 80 बोल रही है, 400 पार का नारा है, राजस्थान में पीसीसी चीफ होने के नाते आज आप ये कहने की स्थिति में हैं कि कांग्रेस को इतनी सीटें 25 में से मिल जाएगी, 10, 15, 8, 14? बीजेपी से चाहे एक ही मिले ज्यादा मिलेगी, कितनी ज्यादा मिले वो अलग बात है, परिणामों के ऊपर निर्भर करेगा 4 जून को, लेकिन बीजेपी से ज्यादा सीटें राजस्थान में कांग्रेस इंडिया गठबंधन लेकर के आएगा। तो ये क्यों मिलेगी? अगर 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत गई, कांग्रेस की हार हो गई, तो इस 4 महीने में क्या हो गया, जरा आपसे समझना चाहेंगे जिसके आधार पे आपको लग रहा है? वो इसलिए है वार्तर कि लोगों के समझ में आ गई कि इन्होंने जब विधानसभा चुनाव थे तो एक तरीके से गलत परसेप्शन बनाया, धार्मिक ध्रुवीकरण किया, मुसलमान को इतना दे दिया, 50 लाख दे दिया, हिंदू को नहीं दिया, पेपर लीक जैसे अनर्गल आरोप लगाए। आप बताइए, जिस पेपर लीक के लिए देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे बीजेपी के नेता घूम घूम के कह रहे थे, उस पेपर लीक में 5 महीने में क्या निकला था? कोई आया हमारे में से किसी का नाम आया, किसी को पकड़ा? अभी भी कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि मैं धीरे 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 आरपीएससी की तरफ बढ़ रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं कि पर्ची दोबारा बदल सकती है लोकसभा चुनाव की रिजल्ट के बाद में। तो आप जल्दी जाकर के आरपीएससी बैठो हेलीकॉप्टर से, जिससे वो जाकर के और आप देख लो कि कौन बेईमान है, उनको पकड़ो। जिसने भी पेपर लीक किया है, जिसने भी बेईमानी की है, जिसने भी नौजवान बच्चों के हितों के साथ कुठाराघात किया है, उसको जेल में दीजिए, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कीजिए। मैं और मेरा दल कांग्रेस पार्टी उस कार्रवाई के साथ रहेंगे। ये ऐसा कोई कह सकता है क्या? इनमें दम है क्या? ये कहते हैं, मोदी जी नहीं कह सकते। मैं कह रहा हूं गोविंद डोटासरा कि जिसके खिलाफ भी आपको कोई सबूत मिल रहे हो उनको आप अंदर कीजिए। भविष्य में पेपर लीक नहीं हो, भविष्य में इस तरीके का नहीं हो, ये काम कीजिए। इनके तो कॉलेज के पेपर आउट हो गए, इनके तो सीकर में जो दीनदयाल जो हमारी शेखावटी यूनिवर्सिटी है उसके पेपर लीक हो गए। ये तो पेपर करा ही नहीं पाएंगे। मैं आपको लिख के पेपर लीक से वापस लौटते हैं डोटासरा साहब, पेपर लीक से लगता है आपके दिमाग में भी पेपर लीक का इतना भूत है, इतने आरोप लगे आप पे कि बात होते होते आप भी पेपर लीक लेकर आ जाते हैं। लेकिन इस चुनाव में जैसे आपने कहा पिछली बार ध्रुवीकरण की कोशिश हुई हिंदू मुसलमान, अभी तो बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यहां भी जाकर कि ये मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा था, मनमोहन सिंह के बयान को हालांकि तोड़ मरोड़ कर पेश किया, लेकिन सारी संपत्ति मुसलमानों को दे दी जाएगी, घुसपैठियों को दे दी जाएगी, मंगलसूत्र पर नजर है। अजीत अंजुमन साहब, मैंने जब से समझ लिया है, मैं 60 साल का होने लग गया हूं, मैंने जब से समझ लिया है, एक शिक्षक के घर में जन्मा हूं, एक किसान के घर में, मेरे पिताजी टीचर थे, मेरी समझ के बाद में मैंने इससे घटिया, इससे निम्न स्तर का कोई बयान किसी इतने बड़े पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति का नहीं सुना। एक गली के अंदर कोई सामान्य आदमी भी इस तरह की बात नहीं कर सकता जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इतने निम्न स्तर की बात की है। मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री का नारा था पहले दिन, सबका साथ सबका विकास।
वो तो खुद ही उन्होंने धज्जियां उड़ा दी उसकी, सबका साथ सबका विकास की धज्जियां उड़ा दी, सबके लिए समान अवसर की धज्जियां उड़ा दी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा दी, उन्होंने नफरत का बीज पूरे जो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे बोने की, देश का प्रधानमंत्री अगर काम कर रहा है तो फिर आप उस आग को बुझाना और प्यार मोहब्बत बांटने का काम किसको देना चाहते हैं? क्या विपक्ष को देना चाहते हैं? आपको क्या इसलिए बनाया था कि आप इस तरीके की झूठी बातें कह करके केवल तीसरी बार सत्ता लेकर के और 400 पार की ये जो परसेप्शन आप बना रहे हो उसको हासिल करने की बातें कर रहे हो? इसके बाद में, इस बयान के बाद में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री से सारे लोग नफरत करने लग गए हैं कि देश का प्रधानमंत्री अपने बयान में इस तरीके से इतना नीचे जा सकता है, किसी ने कल्पना नहीं की होगी, और ये 150 के अंदर रह जाएंगे, मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं। लेकिन चलिए, वो तो फिर मैं कहूंगा 4 जून को आएगा। लेकिन जैसे वोटिंग पहले दौर में कम हुई, कल का अभी देखते हैं, कल देर रात या परसों पता चलेगा। बीजेपी के नेता, कांग्रेस के नेता इसी से खुश हैं कि वोटिंग कम हुई, इसका मतलब बीजेपी के समर्थक कम निकले, उदासीन थे। बीजेपी का नेताओं का कहना है शादी ब्याह का मौसम था इसलिए कुछ कम निकले, लेकिन फिर भी चूंकि फासला हमारा बहुत ज्यादा था इसलिए हम सीटें वैसे ही पिछली बार की तरह जीतेंगे। नहीं, देखिए, जो कम वोटिंग का मतलब ये हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का मुद्दा बनाया वो मुद्दा इनका चला नहीं। इन्होंने 10 साल में जो झूठ परोसा, जो झूठे वादे किए वो कुछ हुआ नहीं, और इनके जो इन्होंने राजनीति खेली, जो बड़े बड़े जो दिग्गज नेता थे, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे कोई दूसरे नेता हो, राजेंद्र जी राठौड़ हो, चाहे कोई ओम माथुर हो, चाहे कोई दूसरे हो, उनको सबको किनारे लगा दिया और हमारे दो वाली कहानी पे चल गए। तो फिर बीजेपी का कार्यकर्ता क्यों काम करेगा? उसके पास कोई सामान नहीं है कि जाकर के लोगों को समझाए कि हम वोट 10 साल बाद में भी मोदी जी के नाम से क्यों दें। बीजेपी तो गायब है चुनाव में, मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार को तीसरी बार क्यों बनाए? 10 साल में इस मोदी सरकार ने देश के लिए, देश के आम आवाम के लिए, 36 कौमों के लोगों के लिए, युवाओं के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, महिला के लिए क्या किया इन्होंने? आप बताइए। एक बात शौचालय दिया, करोड़ों घरों में शौचालय दिया, 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत है, वो तो लंबी लिस्ट मोदी जी गिनाते हैं ना, अखबारों में भी देखिए ये सब रोज विज्ञापन आज छपा हुआ है कि मोदी जी ये जो 80 करोड़ को अनाज दे रहे हैं ना, जो खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम अगर यूपीए सरकार नहीं लाती ना तो ये कहां से देते? एक बात। दूसरी बात, आप बढ़ा करके ज्यादा दे रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप गरीबी रेखा से नीचे के लोग बढ़ रहे हैं, यानी गरीबी ज्यादा बढ़ रही है। ये आपका अचीवमेंट नहीं है। इन्होंने मनरेगा के लिए कहा था कि ये इसको बंद नहीं करूंगा, ये इनकी कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक के रूप में याद किया जाएगा। और उसी कोरोना में उसी मनरेगा ने लोगों की जान बचाई, 2 खाने का जो है वो निवाला दिया उनको। तो ये देश के प्रधानमंत्री जी की बातें सबकी अब समझ में आने लगी कि ये तो भाई साहब मन की बातें करेंगे, ये काम की बात नहीं करेंगे कभी जिंदगी में। इसलिए कौन इनके कहने से वोट दे? आप बताओ यार, 4 महीने से राजस्थान में क्या कर दिया बीजेपी की सरकार ने कि लोग जाकर के इनके लिए वोटिंग कमाए? क्या 10 साल में मोदी जी ने क्या कर दिया? राजस्थान, फिर वही रिपीट कर दूंगा कि क्या कर दिया सरकार ने आपकी 5 साल में। आपकी सरकार ने राजस्थान में इतनी योजनाओं का जिक्र किया, चिरंजीवी से लेकर तमाम योजना है, और उसके बाद 3 दिसंबर को नतीजे तो उलट ही आए, बीजेपी आ गई। तो बीजेपी का कार्यकर्ता या बीजेपी के वोटर को मोदी जी पर, उन पर भरोसा है, आप कहते रहिए, कोसते रहिए, ये भी तो हो सकता है। नहीं, कोई भरोसा नहीं है, झूठा परसेप्शन बना करके, और इसीलिए आप फिर कहेंगे। लेकिन ये जो तुष्टीकरण का आरोप लगाना, जो पेपर लीक का झूठा आरोप लगाना, भ्रष्टाचार के आरोप लगाना और अपराध बढ़ने का आरोप लगाना, ये इस तरीके के आरोप लगा करके सत्ता लूट ले। देश के प्रधानमंत्री बोलता है तो लोगों के ये हुआ कि भाई ठीक है, ये हुआ होगा। लेकिन आप देखो, अब सीएमओ का जो सीएमओ के अंदर जो अधिकारी है, सीएम रेजिडेंस में जो सीआई है, उसके बेटे ने हत्या कर दी किसी गरीब की, और उसके बाद में वो 13 घंटे तक एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। रोजाना जयपुर में चेन स्नेचिंग हो रही है। कल मेरे सीकर में मेरे मकान के 2 फीट दूरी के ऊपर, गेट के ऊपर से
4 बजे गुंडों ने जो है वो किसी एक बेचारी महिला की जो दूध लाने जा रही थी उसकी चेन जो छीन के लेकर के आज तक पता नहीं चला। यहाँ पर जो है वो लोगों के, छोटे व्यापारियों के, आम आदमी की जो लूटाखोसी हो रही है, हत्याएं हो रही, क्राइम का रेट बढ़ा है, जो महिलाओं की उत्पीड़न और जो बलात्कार के केस है ना वो 1.5 गुना से ज्यादा हो गए। हमारे 5 महीने के कार्यकाल की इनसे तुलना कर दीजिए, वो तो पुलिस की वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। 24 घंटे तक लूट का कोई जो आरोपी पकड़ा नहीं जाता है। हत्याएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। अपराध का तो इतना आंकड़ा है कि भरतपुर से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं। 3 महीने में बढ़ गए। अभी 5 साल में भी बहुत अपराध हुए, बहुत सारी घटनाएं, क्राइम डेटा एनसीआर के आंकड़े हैं। 5 साल जब आपकी सरकार थी तब भी राजस्थान टॉप 3 में था, कई तरह के अपराध में तो नंबर 1 पे भी था। तो बीजेपी के तो अभी 3 ही महीने हुए हैं। 3 महीने की तुलना कर रहा हूं मैं अंजुमन साहब, मैं 5 साल की तुलना नहीं कर रहा। मैं 5 साल की 5 साल होने पे करूंगा। मैं अभी 4 महीने में तो 4 महीने की तुलना कर रहा हूं। और वो जो आंकड़े हमारे बढ़े थे उसको एक अलग तरीके से पेश किया गया, जबकि हमारी सरकार ने एफआईआर अनिवार्य कर दी थी। इन्होंने तो थाने में जाते हैं तो आप बताओ ना कि हत्या हो गई जयपुर में और 13 घंटे तक एफआईआर लॉन्च नहीं होनी थी सीएमओ ने। तो इससे ज्यादा आप क्या मानोगे? हमारे यहाँ ऐसा केस नहीं मिला, आपको कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ एफआईआर अनिवार्य की गई थी, इसलिए वो आंकड़ों का प्रतिशत बढ़ा था, लेकिन वो सजा का बिंदु नहीं था। वो एफआईआर चालान के रूप में नहीं परिवर्तित हुए थे। इन्होंने झूठ बोल के सत्ता लेने का काम किया। लेकिन अब जनता समझ रही है कि जो महंगाई राहत कैंप लगाए, जो योजनाएं लेकर के आए, आज 25 लाख की इलाज था, आज तो रो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं लोग हॉस्पिटल के बाद, कोई पूछने वाला नहीं है। 5 लाख रुपए का ढिंढोरा पीट रही है। तो कि जो आयुष्मान भारत है हमारी 5 लाख रुपए तक की। वापस लौटते फिर से एक बार चुनाव पर, मैं कुछ सीटों पर स्पेसिफिक बात करना चाहूंगा। जैसे बांसवाड़ा में आदिवासी पार्टी जो है राजकुमार रोत इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया, तो पर्चे में सिंबल उनका भी दिखेगा। ये किसकी गलती से क्यों हुआ कि एक गठबंधन भी है, एक साझा उम्मीदवार भी है, लेकिन आपके उम्मीदवार का नामांकन ही वापस नहीं हुआ? सचिन पायलट का इंटरव्यू कल या परसों चुक रहा था, उन्होंने कहा ये पता चलना चाहिए इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। देखिए, ये अलायंस की बात चल रही थी, पार्टी आला कमान में अलायंस कमेटी बनी हुई थी, पार्टी हाईकमान ही अलायंस करता है। हमें जो पहले ये कहा गया था कि जो आरएलपी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और बाप से हमारी अलायंस की तकरीबन फाइनलाइज की और हम लोग हैं, हमारी बातें चल रही है, हमको अलायंस करना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में समान विचारधारा के लोग आए तभी मोदी जी की जो है वो छुट्टी विदाई तय होगी, क्योंकि वोटों के बंटवारे का फायदा ले लेते हैं। तो हमने दिमाग बना रखा था, 2 जगह हो भी गया था, तीसरी जगह जब अंतिम दिन तक नहीं हुआ तो हमारे पास जो भी कैंडिडेट उपलब्ध था उसको हमने फार्म भरा दिया कि भाई ठीक है चुनाव लड़ना है। लेकिन बाद में हमारे प्रभारी जी को पार्टी हाईकमान ने कहा कि क्या हम बीजेपी को कैसे हरा सकते हैं, क्या हम कांग्रेस को जिता सकते हैं? तो इन्होंने कहा जो उम्मीदवार हमने दिए हैं अंतिम समय में उससे हम जीत नहीं पा रहे, तो बीजेपी कैसे हारेगी? तो बोले साहब बीजेपी वहां पर अगर हम बाप पार्टी को, जो आदिवासी पार्टी है, उसको समर्थन देंगे तो बीजेपी हार जाएगी। और बाप पार्टी पूरी तरीके से जो ये बीजेपी है उसके खिलाफ है। और उन्होंने कहा भी कि अगर हमें समर्थन देते हो तो हम बीजेपी को धूल चटाएंगे और इन फासिस्टवादी ताकतों से देश को छुटकारा दिलाएंगे। तो फिर ये तय हुआ कि जब हम जीत नहीं रहे हैं, बीजेपी हमारे दोनों के वोटों का जो बंटवारा है उससे बीजेपी जीत रही है, तो फिर पार्टी हाईकमान से बात करके हमारे प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब ने ये निर्णय लेकर के हमें सूचित किया मेल के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से कि भाई हमें बीजेपी को हराने के लिए वहां पर हमारे उम्मीदवारों को वापस विड्रॉ करना है और वहां पर बाप पार्टी का, भारतीय आदिवासी पार्टी को समर्थन देना बीजेपी को हराने के लिए। जब हमने यहाँ से सूचना दी तो हमारे जिला अध्यक्ष जी और हमारे जो एमएलए थे उन्होंने चेष्टा की, लेकिन तब तक वो दोनों के दोनों उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पार्टी से गए थे मालवीय जी, उनके संपर्क में आ गए। वो वहां तक जिला अध्यक्ष जी और कांग्रेस के एमएलए उन तक नहीं पहुंच पाए,
इसलिए फार्म नहीं उठा पाए। जब हमने कहा समर्थन देना है, उन्होंने हमारी नहीं बात मानी, तो हमने समर्थन की घोषणा भी की। कल हम जाकर के भी आए और उन दोनों को हमने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर लिया। मोटी मोटी बात यह है कि अलायंस होता तो दिल्ली से होता, अलायंस हुआ नहीं, लेकिन अलायंस नहीं होने के बाद में जो उम्मीदवार हमारे पास थे उनके लड़ने से बीजेपी जीतती। इसलिए बीजेपी को हराने के लिए हमने हमारी समान विचारधारा की भारतीय आदिवासी पार्टी को वहां पर समर्थन दिया है। सीकर में क्या हुआ? वहां भी कहा गया कि अमरा राम के लिए जो आपने सीट छोड़ी, लेफ्ट के उम्मीदवार हैं, वहां भी आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से दावेदारी थी और उसके बाद शायद आपकी नहीं चली या जिस भी वजह से हुई, वहां ऐसा कैसे हुआ? नहीं, देखिए, ये तय हो गया था ऊपर कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो हमेशा से इंडिया अलायंस का और पहले यूपीए का हिस्सा रही है, तो उनको समर्थन में एक सीट हमको देनी है। ये पार्टी हाईकमान का हमें आदेश था। जब एक सीट देनी है तो उन्होंने 3 जगह से मांगी थी, सीकर, चूरू और श्री गंगानगर। चूरू में हमारे 1.25 लाख वोट आए थे और सीकर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 1.25 लाख वोट आए थे चूरू में, और सीकर में 97,000, और वहां पर जो है वो 67,000 वोट या 76,000 ऐसा सा कुछ वोट आया हुआ था। तो तय ये हुआ कि हमको चूरू देनी है। बट चूरू में जो ही जो कसबा की टिकट कटी, उसके बाद में वहां के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये मानना था कि ये 100% श्योर सीट है, इसलिए हमें राहुल कसबा कांग्रेस पार्टी में आता है, वो अपनी विचारधारा को मानता है, तो उसको देना है। जब उसको देना तय हो गया, राहुल कसबा का जो 2 बार के बीजेपी के सांसद रहे, उनका बीजेपी से टिकट कटना और कांग्रेस की तरफ आना, तो ये बिल्ली के भाग से छीका टूटा जैसी स्थिति हो गई। बिल्ली के भाग से नहीं टूटा, ये बीजेपी से परेशान होकर के जो किसान और दलित और पिछड़ों के साथ में जो उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनके खिलाफ जिस प्रकार की नीतियां और जिस प्रकार का नेतृत्व बीजेपी का काम करता है, उससे दुखी होकर के वो लोग आए, हमारी पार्टी की विचारधारा को अपनाया, पार्टी हाईकमान ने उनको टिकट दिया। तो नेचुरली डोटासरा साहब, जिनके पिता 3 बार बीजेपी के सांसद रहे, अगर मुझे ठीक से याद है, 3 बार 99 से, क्या राम क्या पूरा नाम था, अचानक भूल गया, राम सिंह कसबा, और 2 बार राहुल कसबा, मतलब 5 या 6 बार उस परिवार के सांसद रहे। 30 साल, 35 साल, 40 साल का रिश्ता, और टिकट कट गया, आपके पास आ गए, बस विचारधारा मिल गया। ये विचारधारा कैसे, मतलब ऐसे पानी है क्या? आधा गिलास मिलाए, बस मिल गया। ये तो बीजेपी को पूछो ना सर, रोजाना ले जा रहे, पैसे दे देंगे, तोड़ के मुकदमे लगा के, ईडी इनकम टैक्स के छापे दे देंगे, और उस बाद में वो भी यही कहते हैं कि हमने विचारधारा जो है वो हमारी स्वीकार कर ली। आप राजस्थान में देख लीजिए कितने लोगों को ले गए, कितने नेताओं को ले गए। ये मालवीय जी जो है, ये मालवीय जी क्या बीजेपी की विचारधारा को बिलोंग करते हैं? और आज कह रहे हैं ना, मोदी जी खुद गए कि मालवीय जी हमारी विचारधारा को बिलोंग करता है। तो भाई साहब, जो लड़ता है वो ये कहता है मैं आपकी विचारधारा मानूंगा, और जब जनता ये कहती है कि ये जनता के लिए ठीक है, हमारे लिए ठीक है, ये जीतेगा, तो फिर देना पड़ता है। बीजेपी भी वही करती है, हम भी वैसा ही करते हैं, तो इसमें मैं तो ये नहीं कहता, बट जनता का, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये मानना था कि अगर ये व्यक्ति आता है, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है, तो इसको टिकट दी जाती है, तो 100% जीतेगा। तो 100% जब जीत रहा था, तो फिर 2 नंबर पे सीकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वोट बैंक ज्यादा थे, अमरा राम जी बड़े लीडर थे, तो पार्टी ने ये कहा 100% एक सीट देनी है 3 में से, तो सीकर चली गई नेचुरली, उसमें क्या बात है। ठीक है, अब आते हैं वहां जैसलमेर बाड़मेर में क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? वहां भी आप बहुत डांस करके आए, हालांकि ये भी खबर आई कि जब जैसलमेर बाड़मेर में भी आप ऐसे ही वहां डांस कर रहे थे, तो ऐतराज जताया रविंद्र सिंह भाटी ने, और रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय उम्मीदवार है, उन्होंने कह दिया तंज कसते हुए कि आप नाच रहे, सही कर रहे थे, 4 तारीख को नाचने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए पहले ही नाच लीजिए। और बहुत सारे लोगों ने जो प्रत्याशी रहता है, जिनके खिलाफ हम प्रचार करते हैं, तो वो तो नेचुरली कहेंगे ना, वो तो कोई ना कोई टिप्पणी तो करेंगे, लेकिन वहां पर 100% कांग्रेस पार्टी जीत रही है। बीजेपी के 2 टुकड़े हैं, वो एक दूसरे को गाली देने का काम कर रहे हैं, कोसने का काम कर रहे हैं, और हम पूरी तरीके से
इंडिया गठबंधन के जो है वो प्रत्याशी के रूप में और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में वहां से अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। आपको अचंभा होगा कि बहुत बड़ा मार्जिन लेकर के वहां कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदवार बेनीवाल जीत रहा है। तो उम्मीदवार को हनुमान बेनीवाल से तोड़कर अपनी तरफ लाना और हनुमान बेनीवाल को नागौर से गठबंधन में लाकर या गठबंधन के साथ उनको सीट देना, ये ऊपर से थोपा गया फैसला था या गोविंद डोटासरा भी ऐसा चाहते थे? नहीं, ये तो कोई कांग्रेस में कोई थोपा नहीं जाता। ये बीजेपी में है कि मोदी जी ने और अमित शाह जी ने फैसला कर दिया, मर्जी तो मानो, नहीं तो मानना ही पड़ेगा, उनकी नहीं चलेगी। हमारे यहाँ सबकी सहमति, पहले लोकल लेवल के ऊपर सहमति बनती है, फिर पार्टी हाईकमान के बाद प्रस्ताव जाते हैं, वहां पर सहमति बनती है। चाहे वो उम्मीदवार को ज्वाइन कराने का मामला हो, चाहे वो आरएलपी के हनुमान बेनीवाल जी से जो अलायंस करने का मामला हो, ये सबकी सहमति से हुआ फैसला है। किसी को कोई ऐतराज नहीं है। जो नीचे के लेवल से जो बात जाती है वो हम पार्टी हाईकमान को देते हैं और पार्टी हाईकमान उस पर फैसला करके जो मोहर लगाता है जिस बात के ऊपर, वो हमारे लिए मान्य होते हैं और उसी हिसाब से हमने काम किया। डोटासरा साहब, बीजेपी का तो आपने बता दिया कि वहां ऐसे होता है, अमित शाह मोदी जो कहते हैं वही होता है, यहाँ तो सब सहमति से होता है जो फैसला होता है। लेकिन क्या क्या हुआ है राजस्थान में बीते 4 सालों में, वो सब तमाशे देखे हैं ना डोटासरा साहब, कि दिल्ली से क्या फैसला होकर पार्टी हाईकमान की तरफ से आया और कैसे अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, और कैसे उसके बाद सचिन पायलट कहाँ अपने विधायकों के साथ थे, डोटासरा साहब अशोक गहलोत के साथ थे, कैसे हाईकमान की नहीं चली, वो कहानी तो एकदम फिल्मी है। तो तब किसकी चल रही थी? तो फिल्मी कहानी किसी नेता के जा सकता है। गोविंद डोटासरा किसी नेता के साथ नहीं, पार्टी हाईकमान का जो आदेश होता है उसके साथ में रहता रहा हूं, रहता रहूंगा, क्योंकि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी हाईकमान ने दे रखी है मैं उसी का निर्वहन करता हूं। न मैं अशोक गहलोत के पक्ष में रहा कभी, न मैं कभी सचिन पायलट के खिलाफ रहा। मीटिंग क्यों नहीं हो पाई? अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब अच्छा चलता है सहमति से, तब क्या हुआ वो बवाल उतना? तो बीच की बातें क्यों नहीं हो पाई, ये सब पूरी दुनिया ने देख लिया। और जब अशोक गहलोत जी जो सीएलपी के लीडर हैं, उन्होंने जाकर के दिल्ली में मैडम से मुलाकात करके सोनिया जी से, और बाहर आकर के स्वीकार कर लिया कि ये मेरी जिम्मेदारी थी सीएलपी की मीटिंग कराना और प्रस्ताव लेना, वो मैं उसमें विफल रहा, इसलिए मैं माफी चाहता हूं पार्टी हाईकमान से और कांग्रेस पार्टी से। तो बात वही खत्म होगी ना। अब उसके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी करना कोई शेष रह ही नहीं गया। सही बात है, पुरानी बात हो गई, कहां से कहां आ गए। अब एक सवाल, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े पिछले 5 सालों से लगातार पूरे देश ने देखे, प्रदेश ने देखे। अब उसके बाद आप बीच में एक आप हैं जो कि पीसीसी चीफ है, सचिन पायलट को हटा के आपको बनाया गया, हाईकमान ने आपको वफादार माना या माना कि आप इस क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए फिट है। तो अब इस चुनाव में क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट का सामंजस्य ठीक ठाक रहा या अंदर खाने जैसे विधानसभा में चलता रहा वैसे ही चला? 100% ठीक रहा, आगे भी ठीक रहेगा। ठीक रहेगा। जो भी चुनाव आएंगे पंचायत राज के, नगर निकाय के, और इवन ये लोकसभा वाले भी और आगे विधानसभा के, हम सब सामूहिक रूप से मिलकर के अच्छे सामंजस्य के साथ काम करेंगे और कार्यकर्ताओं के बल के ऊपर हम लोग सत्ता में आएंगे और हर समय पे हम जो है वो बीजेपी से बढ़त लेकर के आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद सिंह डोटासरा साहब, इतना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों से मैं चाह रहा था कि आपसे बात हो, लेकिन देर ही सही। कल वोटिंग है राजस्थान में, 13 सीटों पर वोटिंग है, उसके बाद नतीजे 4 जून को आएंगे। जैसे जैसे हर पार्टी के नेता दावा करते हैं वैसे गोविंद सिंह डोटासरा ने भी दावे किए। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार।